हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। अब पिछले कल लोकसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो गई है और सभी न्यूज चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख दिए हैं। इन सारे एग्जिट पोल्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या 4 जून को अब की बार 400 पार का सपना सच हो पाएगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बाकी लोगों के कमेंट्स देख सकते हैं। सबसे पहली अपडेट आ रही है नितिन गडकरी जी को लेकर, जो कि मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी जी देश में रोड्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाने के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स को भी काफी प्रमोट करते हैं ताकि देश में पॉल्यूशन कम हो। इसी चीज को लेकर नितिन गडकरी सर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मिनिस्ट्री ने टारगेट रखा है कि साल 2034 तक हम भारत में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री के ऊपर रोक लगा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल में भारत में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाए। अब तो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इवन इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं। एक नॉर्मल गाड़ी जहाँ पर 100 रुपए का पेट्रोल डीजल खाती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर केवल 4 रुपए का खर्च आता है। अगले 10 साल में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन हो जाएगा कि लोग खुद ही इलेक्ट्रिक कार्स परचेज करेंगे। वैसे लीडर्स चुनावों के समय कैंपेन में काफी सारी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होने के लिए 10 साल का समय काफी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और मैक्सिको को लेकर। सबसे पहले आप मैप के ऊपर देखें कि मैक्सिको की लोकेशन कहाँ पर है। अमेरिका के ठीक नीचे आप जो ये देश देख रहे हैं इसका नाम है मैक्सिको, जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश है। आज हम इलेक्शंस के कारण इस देश के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में तो खैर यहाँ पर कई फेजेस में इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ की है। लेकिन हमारे साथ में मैक्सिको में भी चुनाव है। आज यानी कि 2 जून को मैक्सिको के अंदर वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वोटिंग हो रही है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो मैक्सिको की आबादी केवल 13 करोड़ की है, इसलिए वहाँ पर एक ही दिन में इलेक्शंस करवाकर रिजल्ट की घोषणा हो जाती है। एंड आपको हैरानी होगी ये जानकर कि मैक्सिको में वोटिंग से एक दिन पहले तक 37 कैंडिडेट्स की वहां पर अभी तक हत्या हो गई है। बाकी कई कैंडिडेट्स इंजर्ड बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद देश की 500-600 सीट्स के ऊपर जितने भी वहां पर कैंडिडेट खड़े थे उनमें से 600-700 के ऊपर हमले हो चुके हैं। ये सारे हमले वहां पर पॉलिटिकल राइवल्स करवाते हैं, सुपारी देकर अपने सामने वाले ओपोजिशन के कैंडिडेट को मारने की कोशिश करते हैं ताकि चुनावों में उनका कोई ओपोजिशन ही नहीं हो और वो खुद ही जीत जाए। वहीं पर अगर हम मैक्सिको की तुलना भारत के साथ करें तो भारत में लोकसभा चुनावों के दौरान एक भी कैंडिडेट की हत्या अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। इलेक्शंस खत्म हो गए हैं। हाँ, ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर थोड़े बहुत हमले हुए, लेकिन लोकसभा चुनावों में जो भी कैंडिडेट्स भारत में खड़े थे उनमें से किसी की भी हत्या नहीं हुई है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जो ये यूरोप के देश है, इनका जो डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है इसमें ये मैक्सिको को भारत से ऊपर रखते हैं। इस साल का जो 2024 लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स था, जो कि भारत के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मार्च महीने में रिलीज हुआ था, उसमें भारत का डेमोक्रेसी रैंक था 179 कंट्रीज में से 104 यानी कि 104। जबकि मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको का था 90 यानी कि भारत से 14 रैंक ऊपर था। और आपने देखा कि मैक्सिको में लोकतंत्र का क्या हाल है। इलेक्शन से पहले ही वहां पर कैंडिडेट्स को असैसिनेट किया जा रहा है और ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ है बल्कि मैक्सिको के अंदर ये हर बार होता है। साल 2021 में भी जब मैक्सिको के अंदर वहां पर मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे तब भी 36 कैंडिडेट्स को वहां पर असैसिनेट कर दिया गया था। ये हाल है मैक्सिको के अंदर वहां पर लोकतंत्र का। लेकिन फिर भी ये वेस्टर्न देश मैक्सिको को लोकतंत्र के मामले में भारत से ऊपर रैंक करते हैं। यहाँ से पता चलता है कि ये सारे वेस्टर्न देश भारत को नीचे दिखाने के लिए जो ये रैंकिंग्स जारी करते हैं ये प्योरली एक प्रोपेगेंडा है। और अब तो इस तरह की रैंकिंग्स के ऊपर से हमारा विश्वास भी उठ रहा है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को लेकर, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग मंचों के ऊपर भारत का पक्ष रखती थी। दरअसल एक दिन पहले 31 में था और खबर आ रही है कि उस दिन यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज-पैम जी रिटायर हो गई हैं। रुचिरा काम्बोज-पैम भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में पहली महिला रिप्रेजेंटेटिव थी और वो 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ऑफिसर थी। इसके साथ ही एक और जानकारी ये भी आ रही है कि भारत सरकार ने अभी तक यूनाइटेड नेशंस में अपना कोई नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। मे भी नई सरकार बनने के बाद कर दिया जाए, लेकिन तब तक सारे का सारा काम हमारे डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्र सर देख लेंगे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है पाकिस्तान, भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा साल 2019 में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के साथ डॉग फाइट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन सर सीमा पार करके पाकिस्तान की टेरिटरी में चले गए थे।
और पाकिस्तान ने चुपचाप अभिनंदन सर को भारत को 48 घंटों के अंदर ही वापस सौंप दिया था। अब उस समय पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्हीं की सरकार के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी की पिछले कल एक स्टेटमेंट आई है जो कि पाकिस्तानी मीडिया में काफी वायरल हो रही है। फवाद चौधरी ने इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था और अब उन्होंने ये रिवील किया है कि जब पाकिस्तान ने भारत के विंग कमांडर अभिनंदन सर को अरेस्ट किया था उसके बाद अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इमरान खान को कॉल की थी और कहा था कि अभिनंदन को वापस भेजकर टेंशन को डीएस्केलेट किया जाए। फवाद चौधरी ने यह भी दावा किया है कि उस पूरे विवाद के लिए ट्रंप ने भारत की गलती मानी थी, लेकिन इमरान खान से कहा था कि वो इस मसले को और न बढ़ाएं और अभिनंदन को वापस भेज दें। वैसे उस समय का कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है या फिर किसी भी सरकार की प्रेस रिलीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को कॉल की थी, ना ही उस समय ये चीज मीडिया में आई थी। आज की 5th अपडेट आ रही है गोल्ड रिजर्व को लेकर। पिछले कल हमने डिस्कस किया था कि भारत सरकार ने 100 टन गोल्ड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में था उसको भारत वापस ला लिया है। अब इसी को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा गोल्ड यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले टॉप 10 देश कौन से हैं और उनके पास कितने टन गोल्ड है, और आपको भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि भारत दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में कितना पीछे चल रहा है और कितना आगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं अमेरिका के पास जो कि हैं 8,133 टन गोल्ड। सेकंड नंबर के ऊपर जर्मनी के पास है 3,352 टन गोल्ड। तीसरे नंबर के ऊपर है इटली और इटली के पास भी 2,451 टन गोल्ड है। चौथी पोजीशन के ऊपर है फ्रांस और फ्रांस ने 2,436 टन गोल्ड एक्युमुलेट किया है। 5th नंबर के ऊपर रशिया के पास भी 2,332 टन गोल्ड है और 6th नंबर के ऊपर है चाइना और चाइना ने भी 2,262 टन गोल्ड स्टोर किया हुआ है। उसके बाद 7th पोजीशन के ऊपर है स्विट्जरलैंड जिसके पास है 1,040 टन गोल्ड। 8th नंबर के ऊपर है जापान और जापान के पास है 845 टन गोल्ड और उसके बाद है भारत और भारत आता है 9th पोजीशन के ऊपर। भारत के पास है टोटल 822 टन गोल्ड। भारत के बाद 10th के ऊपर है नीदरलैंड्स जिसके पास है 612 टन गोल्ड और ये सारे गोल्ड रिजर्व्स वाले टॉप 10 देश हैं। आज की 6th अपडेट आ रही है टर्की को लेकर, स्पेसिफिकली टर्की के बेरख्तार टीबी ड्रोन्स को लेकर। अभी कुछ ही दिन पहले टर्की ने अपने बेरख्तार ड्रोन्स को ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी के हेलीकॉप्टर क्रैश साइट को ढूंढने के लिए डिप्लॉय किया था और वो इस चीज की पूरी दुनिया में पब्लिसिटी कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि टर्की के बेरख्तार टीबी ड्रोन्स को नजर लग गई है। दरअसल अफ्रीकन देश इथियोपिया से खबर आ रही है कि इथियोपियन एयरफोर्स का एक बेरख्तार TB2 ड्रोन ओरोमिया रीजन में क्रैश हो गया है। ये जो आप इस समय स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे हैं ये इथियोपिया एयरफोर्स के TB2 ड्रोन की है। खबर है कि इस ड्रोन के ऊपर लेजर गाइडेड म्यूनिशंस भी लगे थे और अब फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये ड्रोन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर ऑपरेटर एरर के कारण क्रैश हुआ है या फिर रीजन में जो मिलिटेंट ग्रुप वहां पर एक्टिव है उन्होंने इसको निशाना बनाया था। आज की 7th अपडेट आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर। लगता है कि भारत सरकार की कई फाइनेंशियल एड और कई सारे प्रयासों के बाद अब मालदीव्स थोड़ी नरमी दिखाने लगा है। दरअसल पिछले कल मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर घसन मोमून की फिलीपींस से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि मालदीव्स भारत के साथ अपने रिश्तों को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा ट्रेडिशनल अलाई है, बल्कि भारत और मालदीव्स ने तो इस साल आपस में एक सैन्य अभ्यास भी किया था। हमने भारत के साथ डायलॉग को बिल्कुल भी नहीं रोका है, बल्कि हमारी भारत के साथ अभी भी बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में सरकार बनाने के बाद हमने भारत और अमेरिका दोनों के साथ डायलॉग को जारी रखा है और दोनों ही देश हमारे ट्रेडिशनल अलाइज हैं। मालदीव्स ने भारत और श्रीलंका के साथ भी एक सैन्य अभ्यास किया था और 3-4 दिन पहले तो हमने अमेरिका के साथ भी एक सैन्य अभ्यास को खत्म किया था। घसन महमूद ने आगे कहा कि सभी छोटे देश अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुरक्षित करने के लिए थोड़े बहुत कुछ कदम उठाते हैं। मालदीव्स पे आज की डेट में वही कर रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि सैन्य सहयोग के बदले कोई भी और देश अपने सैनिकों को मालदीव्स की धरती के ऊपर ना भेजे और मालदीव्स की सरकार के इस लोकतांत्रिक फैसले का सम्मान करे, ये कहना है मालदीव्स का। आज की 8th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और वियतनाम को लेकर। एक समय पर जब ये खबर आ रही थी, जब लाइव चल रही थी, उस समय तो हमको लगा कि पाकिस्तान में एक और बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वियतनाम के एम्बेसडर हैं एंटी फोंग। पिछले कल इनकी वाइफ सुबह 11 बजे वॉक यानी कि सैर के ऊपर निकली थी और कई घंटों तक वो वापस नहीं आई। शाम के 4-5 बज गए थे। कहा जाने लगा कि एम्बेसडर की वाइफ अकेले गई हैं और ना ही वो अपना फोन उठा रही हैं। उसके बाद वियतनाम के एम्बेसडर ने पाकिस्तान की पुलिस को फोन किया और ये खबर मीडिया तक भी जा पहुंची। ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि मे बी वियतनाम के एम्बेसडर की वाइफ उनको वहां पर किसी ने अगवा कर लिया हो, इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज सब के सब हाई अलर्ट के ऊपर आ गए और सब वियतनाम के एम्बेसडर की वाइफ को ढूंढने लग गए। और जब सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया एम्बेसडर की वाइफ को ट्रैक करते हुए, पाकिस्तान की पुलिस जा पहुंची घर के पास वाली एक पार्क में, जहां पर वियतनाम के पाकिस्तान में एम्बेसडर की वाइफ वहां पर अकेले बैठी थी। उसके बाद फिर पुलिस ने उनको वहां से वियतनाम एम्बेसी के क्वार्टर्स में पहुंचाया
जब उनसे पूछा गया तो उनको पता चला कि वियतनाम के एम्बेसडर और उनकी वाइफ का आपस में झगड़ा हो गया था, यानी मियां बीबी की आपस में तीखी बहस हो गई थी, इसलिए वो पाक चले गई थी और वहां पर अकेले बैठी थी। आज की 9th अपडेट आ रही है इनकम टैक्स को लेकर, यानी भारत, चाइना और अमेरिका के कितने % लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 50% अडल्ट लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, चाइना में 10% पॉपुलेशन इनकम टैक्स पे करती है, लेकिन भारत के अंदर मात्र 2.2% अडल्ट पॉपुलेशन इनकम टैक्स पे करती है। आज की 10th अपडेट आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच की पोस्ट को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हेड कोच की पोस्ट के लिए तो अप्रोच किया है, लेकिन एक रोड़ा बीच पे आ रहा है कि गौतम गंभीर अगर इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच की पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच और मेंटोर के तौर के ऊपर रिजाइन देना पड़ेगा। और गौतम गंभीर अपने केकेआर के रोल के साथ काफी सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो नेशनल क्रिकेट टीम का हेड कोच होता है वो किसी भी आईपीएल टीम के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है, या फिर आईपीएल टीम का कोच या मेंटोर नहीं हो सकता है। ये बीसीसीआई का रूल है, इसलिए गौतम गंभीर के ऊपर मामला अटका हुआ है, लेकिन फाइनल कॉल माना जा रहा है कि गौतम गंभीर के पास ही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।